नमस्कार, उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देना चाहेंगे। इस वक्त की अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है पुलिस को। अतीक अहमद का गुर्गा जतिन जफर गिरफ्तार किया गया है। असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को उसने रुपए निकाले थे। लखनऊ से अतिन जफर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो जानकारी अब तक सामने आई है, लखनऊ से अतिन जफर को गिरफ्तार किया गया है। 24 फरवरी को ही उसने एटीएम से रुपए निकाले थे और उसके बाद एटीएम वहां पर अपना मोबाइल छोड़कर फरार हो गया था। लगातार इन लोगों की तलाश जारी थी। एटीएम कार्ड से असद ने 24 फरवरी को रुपए निकाले थे। लगातार उसकी तलाश जारी थी। तो यहां पर एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी सफलता भी कही जा सकती है कि अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त अतीक अहमद का ये गुर्गा कहा जाता है और कई काम अतीक के लिए किया करता था। पुलिस को लगातार इसकी तलाश थी। असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे रुपए। आनंद सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कितनी बड़ी सफलता कहा जाए इसको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस और एसटीएफ पीछे लगी हुई है अतीक अहमद का जो नेक्सस था उसको ध्वस्त करने में, तो आज इसे बड़ी सफलता रविंद्र कहा जा सकता है। अतिन जफर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि एटीएम से पैसे इसने निकाले थे और वहीं से ट्रेस करते हुए इसको अरेस्ट किया था। वहां सीसीटीवी में ये इसकी फोटो कैद हो गई थी और उसी की जांच करते हुए जिस तरह से अपराधियों के पीछे लगातार पुलिस लगी हुई है, चाहे एसटीएफ हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, अतीक अहमद का जो नेक्सस है उसे ध्वस्त करने में, तो लगातार जो चाहे अतीक अहमद से जुड़े करीबी लोग रहे हों, चाहे जो उसका पूरा नेटवर्क था, उसके पीछे पुलिस लगी थी। और इसे एक बड़ी सफलता माना जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस ने न सिर्फ इसे ट्रेस किया है बल्कि गिरफ्तारी भी। ये भी सुनने में आया आनंद कि उसने अपना मोबाइल जो है एटीएम में छोड़ दिया था। कई बार गच्चा दे रहा था पुलिस को, इधर उधर भागने की फिराक में था। किस तरह से इस पूरी रणनीति को अपनाया गया? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, ताकि मोबाइल को छोड़ने का की अहम वजह ये बताई जा रही ताकि लोकेशन उसकी ट्रेस ना हो, इसलिए मोबाइल ने वहीं पर छोड़ दिया और वहां से वो निकल गया था। लेकिन पुलिस ने उसकी आखिरी लोकेशन जो थी वहां से उसको उसका पीछा किया और जो उसके पुलिस का अपना जो खुद का नेटवर्क था, चाहे आप लोकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं या जो मुखबिर होते हैं, उनके जरिए पुलिस ने पूरी तहकीकात की और इसको जफर को पकड़ने में सफलता हासिल। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को रुपए निकाले थे असद ने और यहां पर अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। कई बड़े सुराग इसके हाथ से लग सकते हैं। फिलहाल इसको बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को रुपए निकाले गए थे। उसके आधार पर लगातार तलाशी अभियान जारी था। छापेमारी की जा रही थी। कई जगह गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस इसकी तलाश में थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई और चकमा लगातार ये दे रहा था। पुलिस को चकमा देने के लिए इसने अपना मोबाइल फोन वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंच सके। लेकिन आखिरकार बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने? सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी आपने? आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने? चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शुरू आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहां छापा मारना है। अगर वो विरोधी पार्टी के तो उनके यहां छापा पड़ेगा। चिन्हित कर करके छापा मारा गया। यही है कि आपका भी सहयोग इसमें मिले और इसीलिए हम स्मार्ट सिटी पे ही चर्चा कर रहे हैं। और मैं तो आपसे चाहूंगा क्यूटो पे चर्चा करनी चाहिए आपको। और लखनऊ में मेट्रो क्यों नहीं बनी, क्यों आगे तक नहीं, उस पर चर्चा हो। लखनऊ शहर में जो सुविधाएं दी गई उस पर चर्चा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चर्चा हो।
वो पार्टी विद डिफरेंस है। कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई, वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी से। और फिर इसके साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए। और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने, प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहां पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई न बढ़े? अनाज महंगा, अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए, किसान को तो मुनाफा नहीं मिला, जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा का असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, आप सुविधा पाइए। वो समय आने पर हम लोग करेंगे, वो कार्यक्रम भेज देंगे आपको। समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये चर्चा मत करो, आप भी जानते हो अंदर मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो कोई बात, कौन किससे मिला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी संख्या में मुसलमानों को इस बार टिकट दिया है। पसमानदा का पहले मुद्दा उठाया और अब टिकट नहीं देने का कहा। कहाँ दिया टिकट? शाहजहांपुर में हमारा पार्टी का प्रत्याशी है, उनको तय किया है राठौर समाज से, वो लड़ेंगी चुनाव। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि प्रयागराज से है। अतीक अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तो ये बड़ी खबरों की तरफ आपका ध्यान अब ले जाना चाहते हैं। प्रयागराज से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतीक अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक और अशरफ आईएसआई के मददगार थे। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक और अशरफ के आतंकी कनेक्शन वाला लेटर, आतंकी ज़ीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा था, ज़ीशान कमर को जानने, पासपोर्ट बनाने की बात लिखी थी। अपने लेटर हेड पर आतंकी को जानने वाला बताया था, ज़ीशान कमर को भली भांति जानने की बात कही थी। आतंकी ज़ीशान को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार चलाने की आतंकी ज़ीशान को ट्रेनिंग दी गई थी, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। आलोक सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक बड़ा खुलासा यहां पर करती हुई नजर आ रही है पुलिस। जी बिल्कुल, अतीक और अशरफ के किस तरीके से आईएसआई कनेक्शन थे, इसका ये लेटर सामने आया है, जिसमें एक आतंकी जिसान है जिसको गिरफ्तार किया गया था आतंकवादी गतिविधियों के चलते, और सीधे इसका कनेक्शन आईएसआई से था। इसके लिए बाकायदे अशरफ खालिद अजीम, जो अतीक का भाई था और पूर्व विधायक था, इसने बाकायदे पासपोर्ट अधिकारियों को लेटर लिखा था। और भी अतीक और अशरफ को जब पुलिस रिमांड पे लिया गया था तो इन्होंने आईएसआई कनेक्शन के संदर्भ में बहुत सारे राज उगले थे, और उसी कड़ी में ये लेटर सामने आया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि माफिया अतीक और अशरफ का आईएसआई से कनेक्शन था और ये आईएसआई से जुड़े हुए थे, और ये लगातार जो जिसान आतंकवादी है, आतंकी गतिविधियों में लिप्त था, उसकी मदद कर रहे थे। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से ये
आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों की मदद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आईएसआई से जुड़े हुए थे और इस लेटर से ये स्पष्ट हो गया है कि इनका कनेक्शन आईएसआई से था। और पुलिस कस्टडी रिमांड में भी अतीक और अशरफ ने ये बात कबूल की थी कि आईएसआई से उनके रिश्ते हैं। जी बिल्कुल। तो आलोक सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। आतंकी जीशान कमर के पासपोर्ट बनवाने में मदद की गई थी। आलोक, ये भी जानना चाहेंगे कि कब का है ये लेटर, कोई उसमें डेट वगैरह मेंशन की गई है और इससे आगे क्या कुछ और हाथ लग सकता है पुलिस का? ये ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं। अब एक एक करके वो सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड में बहुत सारे राज बताए हैं इन्होंने, अतीक और अशरफ ने। तो ये लेटर 2 या 3 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा पुलिस को एक सबूत हाथ लगा है, जिसमें अतीक और अशरफ के आईएसआई से कनेक्शन सामने आया। अभी पुलिस के पास तमाम ऐसे साक्ष्य सबूत हैं जिससे स्पष्ट होगा कि आईएसआई से इन दोनों भाइयों के रिश्ते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था, पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात भी स्वीकारी गई थी। ये सारी जो घटनाक्रम सामने आ रहा है एक के बाद एक, अतीक के यहाँ पर मर्डर के बाद, और ये सारी चीजें एक एक करके सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन इतने लंबे समय में ये सब बातें सामने नहीं आई और अब धीरे धीरे करके जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का शुभारंभ 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो गया। पिछले 3 दिनों में 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 2 श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक से हुई, वहीं एक श्रद्धालु की मौत जानकी चट्टी स्थित पार्क में गिरने से हो गई थी। बीते साल चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी थी। इस बार राज्य सरकार चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है। तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। बावजूद इसके हार्ट अटैक से मौत का होना अब चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जहां तक यात्रियों की मौत की बात है वो दुखद है, जन घटना है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है। वहीं मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि विपक्षी दल ने पहले ही अंदेशा जताया था कि इंतजाम नाकाफी है। स्वास्थ्य सचिव मौके का मुआयना करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं लगती। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री चारधाम यात्रा में व्यवस्था देखने नहीं गए हैं और वो भी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ये हूबहू वही हो रहा है जिसका विपक्षी दल ने अंदेशा जताया था। हमने कहा था आपके इंतजाम नाकाफी हैं, आपको क्वांटिटी पे नहीं, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव तो मौका मुआयना करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को चारधाम यात्रा जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं लगती। आज दिन तक भी स्वास्थ्य मंत्री चारधाम यात्रा में बंदोबस्त देखने के लिए नहीं गए हैं। कर्नाटक चुनाव में इतने वो व्यस्त हैं कि जो उत्तराखंड की रीढ़ है, ये चारधाम यात्रा पर लगभग 13 से 14 लाख लोगों का जीवन यापन होता है, उनकी आर्थिकी जुड़ी हुई है। ऐसे में चाहे होटल इंडस्ट्री हो, टैक्सी मैक्सी चालक हो, घोड़े खच्चर वाले हों, तमाम दुकानदार हों, वो इस यात्रा को टकटकी बांधकर इंतजार करते हैं कि इस यात्रा में यात्री और श्रद्धालु आएंगे। देखिए, चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक मिले, सुगम तरीके से मिले और सब लोग सुरक्षित रहें, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों से लेकर जिले स्तर के अधिकारी और जिलाधिकारी इस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कहीं भी किसी तरीके की लापरवाही नहीं की जाएगी। सभी जो रास्तों में, पड़ाव में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पीएचसी बनाए गए हैं, जो पीसी बनाई गई हैं, जो हमारे पास में एम्बुलेंसेस हैं और जो यात्रा जो रास्ते हैं, उन यात्रा रास्तों पर भी वॉलंटियर रूप से जो है स्वास्थ्य कर्मी खड़े हैं। कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत किसी को ना आए। बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हिमालय के दुर्लभ भोज वृक्ष की छाल से बने भोजपत्र पर चित्रित और लिखित
सौवेनिर अपने साथ ले जाने का सौभाग्य मिलेगा। जिला प्रशासन ने जोशीमठ ब्लॉक में NRLM समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर भोजपत्र पर बद्री धाम की आरती, बद्री विशाल के श्लोक, भोजपत्र की माला और कई तरह के चित्रित और लिखित सौवेनिर तैयार कराए हैं। भोजपत्र से तैयार अपने उत्पादों को लेकर समूह की महिलाओं ने जिलाधिकारी से भेंट की है। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने समूह की महिलाओं से भोजपत्र पर बनी सौवेनिर खरीदकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया और अपनी शुभकामनाएं दी। समूह की महिलाओं ने जिलाधिकारी को भोजपत्र से बनी माला भी भेंट की। जिलाधिकारी ने कहा कि भोजपत्र का बड़ा ही पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इसको देखते हुए पूर्व में विकास विभाग के माध्यम से जोशीमठ ब्लॉक में NRLM समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्लभ भोजपत्र पर कैलीग्राफी का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भोजपत्र पर बने सौवेनिर अपने साथ ले जाने का मौका मिल सके और समूह की महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। भोजपत्र पर आकर्षण चित्रित और लिखित सौवेनिर को देखते हुए जिलाधिकारी ने समूह द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बार फिर पर्यटक हाथी सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। 2018 से कॉर्बेट पार्क में हाथी सफारी बंद थी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2018 से बंद पड़ी हाथी सफारी एक बार फिर शुरू की जा सकती है। इसको लेकर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर CTR की 9वीं बैठक में चर्चा की गई। अगर ऐसा हुआ तो पर्यटक जिप्सी सफारी के साथ ही हाथी सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हवाला देते हुए हाथियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कॉर्बेट पार्क में रोक लगाई थी। वहीं अब ये रोक हट सकती है, जिसके बाद पर्यटक पार्क में हाथी सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। 9वीं बैठक जो हमारा 15 तारीख को हुआ, उसमें जो भी हमारे एजेंडाज थे उस पर अनुमोदन मिला हमें। और उसके साथ साथ ही ये एलिफेंट सफारी का जो हमारा बंद था, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो बंद हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। तो उन चर्चा पे ये आया कि अभी उसका एक कमेटी गठित किया गया था। उसका कमेटी का अभी फाइनल मीटिंग होने वाला है आने वाले वीक में। तो उस मीटिंग के बाद जो भी कमेटी का इनपुट्स है उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर पे दिया जाएगा और वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा। प्रदेश में आए दिन वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वर्ष उत्तराखंड के लगभग 329 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि के मामलों से प्रभावित हुए हैं। वन विभाग की माने तो 250 के आसपास मामले वनाग्नि के निकलकर सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, वनाग्नि के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वन विभाग उन शरारती तत्वों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है जिनकी वजह से अक्सर जंगलों में भीषण आग लग जाती है। हालांकि अब तक कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है जिसमें किसी शरारती तत्व द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया हो। IAFS निशांत वर्मा का कहना है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है तो उस पर विभाग ठोस कार्रवाई करेगा। वहीं इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नहीं, फॉरेस्ट फायर सीजन तो गतिमान है पहले से ही। 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है, या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पांस टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। चमोली के नरसिंह मंदिर में वैदिक पूजा संपन्न होने के बाद शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल की अगुवाई में बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही तेल कलश को भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का आगाज हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को 7:10 पर खोले जाएंगे। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री के बीच जारी सत्ता संघर्ष में कई भारतीय फंसे हुए हैं और उन भारतीयों को भारत सरकार वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है और इन्हीं में से कई उत्तराखंड के भी लोग हैं जो कि सूडान में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के इन 7 लोगों में देहरादून के नंदकिशोर भी शामिल हैं। टिहरी जिले के मोर सिंह भी सूडान में ही फंसे हुए हैं। मोर सिंह 36 साल के हैं और वो रोजगार के लिए वहां गए थे। मोर सिंह नई गांव दोगी पट्टी मुनि की रेती के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि उनसे भी अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के जयपाल सिंह सूडान में नौकरी पेशे के लिए गए थे।
जयपाल सिंह 48 साल के हैं और वो उछना गांव जखोली ब्लॉक के रहने वाले हैं। इसके अलावा 4 लोग हरिद्वार जिले के हैं जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इन सभी की रिपोर्ट तैयार कर गृह विभाग ने भारत सरकार को भेज दी है। खास बात यह है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी टोल फ्री नंबर 112 में इसके लिए लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। ये जो है जैसा अभी सूडान का जो क्राइसिस देते हुए हमारा डीजीपी सर ने जो है सभी जनपदों को आदेश किया था कि ये जो कितने हमारा जो राज्य का जो निवासी है जो सूडान में तक है उनका बारे में सूची इकट्ठा करने के लिए उसमें हमारे पास अभी तक 7 लोगों का नाम आया है। उसका विवरण जो है हम केंद्र सरकार को भेज के उनका एवोक्यूएशन के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। उसका अतिरिक्त भी लगातार जो है हम हर जिले में जो प्रचार कर रहे हैं ताकि जो है लोग का पास इस टाइप का जानकारी आता है तो हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनका जल्दी जो एवोक्यूएशन के लिए हम आवश्यक कार्य कर सकें। जंगल की अपनी दुनिया है और जब भी जंगल के बड़े शिकारियों का नाम आता है तो टाइगर लेपर्ड यानी गुलदार का नाम ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाता है। टाइगर की राजशाही अपने क्षेत्र में किसी और शिकारी को बर्दाश्त नहीं करती और जहां टाइगर की दस्तक हो जाती है उस क्षेत्र को अपने खौफ से अपना बना लेता है। वो टाइगर के खौफ की वजह से ही गुलदार अपने क्षेत्र को भी छोड़कर नए क्षेत्र की तलाश शुरू कर देता है और इसी तलाश की वजह से गुलदार ने रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। गुलदार की दस्तक आबादी वाले इलाकों में डर का माहौल बना रही है तो दूसरी ओर लगातार आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ोतरी दे रही है। आए दिन गुलदार की वजह से एक्सीडेंट की खबर क्षेत्र में दहशत फैला देती है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक मौसम बदलेगा। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बात करें मैदानी इलाकों की तो अभी अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ऊंचाई वाले इलाके हैं तो वहां पर दोपहर के बाद बादल गरजने के साथ तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसके लिए यात्री सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। ये एक्टिविटी होती है, ये दोपहर के बाद या जो है शाम के टाइम पे एक्टिविटी होती है, रेनफॉल एक्टिविटी, और इसमें जो है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो है वो ज़्यादातर रहती है। तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए हम जनरली येलो अलर्ट में अभी देते हैं। तो उसमें जो लाइटनिंग है उस ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वहाँ पे जो बिजली गिरती है कहीं कहीं गिर सकती है, तो उसके चलते जो है लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है आधा घंटे से लेकर 40 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो उस दौरान वो सुरक्षित स्थानों पे रहें, पेड़ों में ना रहें, पेड़ों के अंदर ना रहें। अगर आप जो है गाड़ी में हैं तो गाड़ी में तो सेफ हैं आप, या पक्के मकान है मकान के अंदर रहें। ये जो है जनरली एडवाइजरी के साथ हमने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।